पास हो, और इसे योजनाबद्ध तरीके से एक और दिखाया जा रहा है कि हम बिल के समर्थन में लिप सर्विस, और दूसरी ओर सहयोगी दल के सांसदों को उकसाकर वेल में भेजकर हंगामा करवाया गया ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर वो सब जा रहे हैं, शांत रहिए, शांत रहिए। में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए। डिपार्टमेंट को और यूनिट माना जाएगा। वो जा चुके हैं, हमने विश्वविद्यालय को यूनिट माना। I request you to take your seat. I will. Jayaji, take your seat. I'll listen to my announcement. Listen to my announcement. Please, please. उपसभापति महोदय, मैं संविधान के 128वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी संसद ने आज से कुछ वर्ष पूर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया था, और आज महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू करने के लिए संविधान का ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है, जिस पर आज ये चर्चा हो रही है। उपसभापति महोदय, जिससे मेरे पूर्व के लोगों ने बताया कि इसके पहले भी 4 बार प्रयास किया जा चुका है संविधान में संशोधन करने हेतु, और ये 5वां प्रयास है। इसके पहले 2 बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय प्रयास हुआ, 1 बार देवगौड़ा जी के समय में प्रयास हुआ, 1 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय प्रयास हुआ, परंतु चारों प्रयास विफल हो गए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके प्रयास से कल लोकसभा में सर्वसम्मति से लगभग पारित हो गया, और आज विधानसभा से ये पारित होने जा रहा है। उपसभापति महोदय, इसके पहले ये 4 बार क्यों नहीं पारित हो पाया? मैं यहाँ बैठे लोगों को इतिहास थोड़ा बताना चाहूँगा कि 1998 में जब अटल जी की सरकार के दौरान ये बिल सदन में पेश किया गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, श्री सुरेंद्र यादव, उन्होंने आडवाणी जी के हाथ से बिल की कॉपी लेकर फाड़ दिया, और सदन में इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा, और वो बिल कभी पारित नहीं हो पाया। इतना ही नहीं सभापति महोदय कि जब 6 मई 2008 को 108वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जा रहा था, तो सदन का माहौल क्या था? हंसराज भारद्वाज उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन पर कोई हमला न करे उनको बचाने के लिए वो पहली पंक्ति में नहीं बैठे, वो सेकंड रो में बैठे, और उनके बगल में 2 महिला सांसदों को बैठाया गया, सुश्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा, और जो बीच का रास्ता जो आइल है, दैट वाज गार्डेड बाय रेणुका चौधरी, जयंती नटराजन एंड अलका बलराम क्षत्रिय, और हंसराज भारद्वाज जैसे ही खड़े हुए पेश करने के लिए समाजवादी पार्टी के MP थे अबू असीम काजमी, वो छीनने के लिए दौड़ पड़े, रेणुका चौधरी कूद पड़ी। इसी कन्फ्यूज़न में जल्दबाजी में हंसराज भारद्वाज ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, और PS कुरियन जो से प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने तुरंत उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया। तो सभापति महोदय, ये हाल था कि इस माहौल में, और इतना ही नहीं, जब स्टैंडिंग कमेटी से बिल स्वीकृत होकर जब आया और सदन के अंदर 8 मार्च 2010 को पेश किया गया, तो समाजवादी पार्टी के नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर ये सभापति अंसारी की मेज पर चढ़ गए। नंद किशोर ने माइक को उखाड़ कर फेंक दिया, RJD के राजनीतिक प्रसाद ने विधेयक की प्रति फाड़ दी, सभापति की कुर्सी पर फेंक दिया। समाजवादी पार्टी के वीरपाल यादव, LJP के साबिर अली, RJD के सुभाष यादव, एजाज अली, उन्हें बोलने दीजिए, 7 लोगों को सदस्य बोलने दीजिए, निलंबित कर दिया गया। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि 4 बार जो
बिल पारित करने का जो प्लीज प्रयास हुआ आप बैठे। वो क्यों नहीं वो बिल माननीय क्यों सदस्य नहीं आप बैठे पारित हो प्लीज। पाया, ये सदन को माननीय जानना सदस्य, आप आवश्यक बैठे। है। और उपसभापति महोदय, ये हंगामा प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो, और इसे योजनाबद्ध तरीके से एक और दिखाया जा रहा है कि हम बिल के समर्थन में लिप सर्विस, और दूसरी ओर सहयोगी दल के सांसदों को उकसाकर बिल में भेजकर हंगामा करवाया गया ताकि वो बिल पास न हो सके। इसलिए सभापति महोदय, ये जो कहा जा रहा है, मैं सदन को ये बताना चाहूँगा कि निशाना ओबीसी आरक्षण नहीं था, निशाना था कि इस बिल को पारित मत होने दो, क्योंकि अगर ये बिल पारित हो गया तो बहुत सारे लोगों की अगले बार चुनाव लड़ने का उनका अवसर खत्म हो जाएगा। और इसलिए प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से, प्रायोजित तरीके से और इस बिल का विरोध किया गया। सभापति महोदय, और सभापति महोदय, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, मैं उनको इतिहास बताना चाहूँगा कि पहला जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ये पंडित नेहरू के समय में बना था। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट 1955 में आई, लेकिन उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि जब फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया, उसको क्यों लागू नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, काका कालेलकर कमीशन के बाद 10 साल तक, 15 साल तक कोई कमीशन गठित नहीं किया गया। और सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कब बना? जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी प्रधानमंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरकार में शामिल थे, तो 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता, वो बना। 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट सबमिट हो गई। किसकी सरकार थी, कौन था प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और सभापति महोदय, 1980 से लेकर 1989 तक कौन थे प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 9 साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं लागू किया, क्यों उसको ठंडे बस्ते में डाल कर रख दिया? और 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको बीजेपी का समर्थन था, तब पहली बार इस देश के अंदर सभापति महोदय इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। सभापति महोदय, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति के लिए जो कमीशन बना, उसको संवैधानिक दर्जा किसने दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया। सभापति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में एसटी कमीशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। इतना ही नहीं सभापति महोदय, कि जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? मैं सदन को बताना चाहूँगा कि एक श्री बीके हांडी, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे पिछड़े वर्ग के, जो कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ ओबीसीज के चेयरमैन थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2012 में, 2013 में, 2015 में, और हर रिपोर्ट में बीके हांडिक ने यह रेकमेंड किया कि पिछड़े वर्गों का आयोग बनना चाहिए और उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, परंतु आपने नहीं दिया। और गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी ने जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। SC/ST कमीशन को जो अधिकार है, वो सारे अधिकार ओबीसी कमीशन को दिए गए। The backward classes commission has all the power of civil court to summon and enforce the attendance, production of documents, evidence on affidavit। और सभापति महोदय, EWS को 10% आरक्षण पहली बार किसने दिया? नरसिंहा राव जब देश के प्रधानमंत्री बने तो नरसिंहा राव जी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक 4 लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया और कहा कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को हम 10% का आरक्षण दे रहे हैं। और सभापति महोदय, जब इंदिरा सावनी का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया, उस 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और मैं जानना चाहता हूँ इस सदन में बैठे कांग्रेस के लोगों से, जब EWS का जो आरक्षण था, वो जब 25 सितंबर 1991 को जब खारिज कर दिया,
तो 10 साल तक आपने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों नहीं दिया? और किसने फिर आरक्षण दिया ईडब्ल्यूएस को? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम किया। मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ सौती महोदय, जो लोग कहते हैं कि जल्दी से जल्दी लागू कर दो। कल मैं भाषण सुन रहा था लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं का, कहते हैं कि 24 में लागू कर दो, तत्काल लागू कर दो। तो आप क्या चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को जिस तरह से 4 लाइन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कि आप चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को भी इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे? सौती महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और उन्होंने जब 103rd अमेंडमेंट किया ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, तो आर्टिकल 15 और 16 में एक नया सब सेक्शन माननीय 6 सदस्य, जोड़ा आपका गया समय जो खत्म कहता हो है, गया, आप कंक्लूड कीजिए, समय समाप्त हो रहा है। nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any economically and weaker section of citizens other than। सती महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, इसलिए हम सोच समझकर कि डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, सेंसस के फिगर आएंगे और तब 2029 में लागू करेंगे। अगर जल्दबाजी में लागू कर दिया सती महोदय, तो कल कोई पीएल में चला जाएगा, यही लोग पीएल में किसी को खड़ा कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट इस महिला आरक्षण विधेयक को खारिज कर देगा। लेकिन जिस तरह से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को हमने खारिज नहीं होने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, मुझे पूरा विश्वास है सती महोदय। आप शांत रहिए, बोलने दीजिए। और सती महोदय, इतना ही नहीं तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल में इन लोगों ने कभी ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया और आज उसका परिणाम है कि 4 लाख से ज़्यादा ओबीसी के बच्चे वो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, मिलिट्री स्कूल में वो दाखिला ले पाए हैं। इतना ही नहीं सौती महोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लीज 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 शांत रहिए। माननीय सदस्य, आप शांत रहिए, शांत रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर वो सब जा रहे हैं, शांत रहिए, शांत रहिए। में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। डिपार्टमेंट को और यूनिट माना जाएगा। वो जा चुके हैं, हमने विश्वविद्यालय को यूनिट माननीय सदस्य वो जा चुके हैं। ओबीसी आरक्षण देने शांत का काम रहिए। किया। तो सती महोदय, प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र किन लोगों ने नहीं लगने दिया? बाबा साहब अंबेडकर के मरने के कितने वर्षों के बाद सेंट्रल हॉल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगा। 34 साल के बाद बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न किसके कार्य से मिला, किसके कार्यकाल में मिला? सौती महोदय, और सौती महोदय, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लोग प्लीज आप शांत रहिए, उनकी अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप शांत रहिए। मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा सौती महोदय कि राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, आप शांत रहिए, शांत रहिए। उन्होंने मंडल कमीशन का और विरोध किया। सौती महोदय, 6 सितंबर Honorable members, please take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, I request you to take your seat. I will. Jayaji, take your seat. I'll listen to my announcement. Listen to my announcement. Please, please. Pramod Tiwari ji, please. This is a matter, as a collective wisdom of the House, will be thoroughly investigated. I will leave no stone unturned for it. And probe it, and not only probe it, one second.
I realize the sensitive nature of it. I realize the reaction of very seasoned members. And it is a matter neither of this side or that side. It's a matter for all of us. We cannot allow any intrusion except by the honorable members. And one second, I'll hear you on this. I will discuss with the members, the leaders, have it thoroughly probed, objectively probed, so that we reach a level whereby we have some kind of SOP for it. I can assure the House, given the high intellect of the House, that you will agree with me, we cannot react. We have to resolve. We have to be resolute. We have to find a way out. If something has gone wrong, we have to put it in correctional groove. And I therefore appeal, Pramod ji, but you are showing your back to me. You can't show back to the chairman. So, and reactions that have come from Jayaji, very well meaning, that it is a matter to be probed. It's a matter, one second, please listen to Jayaji. On this day, women's reservation, let us, so ma'am, before that, सर ये बहुत give us light, give us enlightenment. नहीं सर, मैं तो जो अभी इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर कहना चाहती हूँ. हाँ, उसी पर हूँ मैं. हाँ सर, इस बात को मैं इस हाउस में नहीं लाना चाहती थी. कल बात ऐसी हुई, वो अच्छी तरह से निभ गई जब आपने कहा कि गैलरी में बच्चियां बैठी हुई हैं. फिर उसके बाद आपने मेरे करियर के बारे में बात किया और निर्मला जी ने भी बात किया. मैंने उस बात को आगे छेड़ा नहीं. मैं आपको बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. परसों के दिन और कल मैं जितने बार बाहर गई घर जाने के लिए, लंच हो या जो भी ब्रेक हो, ग्रुप्स ऑफ विमेन वेर कमिंग और उन्होंने सबने मुझसे कहा हम आपके फैन हैं मगर हम बीजेपी सपोर्टर हैं. आई एम सॉरी सर, आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग दिस इनटू द हाउस, बट आफ्टर व्हाट हैपेंड जस्ट नाउ आई एम फोर्स्ड टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस. देखिए, आपको जितना चिल्लाना है आप चिल्ला लीजिए, जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए. जो रियलिटी है उसको देखिए, प्रियंका, जो रियलिटी है उसको देखिए. नो, प्रमोद तिवारी जी, जया जी, I have taken note of it. सर, ये पूरा परिसर आपके अधीन है. पूरा परिसर, पूरा कैंपस आपके अधीन है जो राज्यसभा का है. हम सुनियोजित ढंग से देख रहे हैं. इसमें ये पता लगाना चाहिए कि किसकी रिकमेंडेशन पर, किस सदस्य की रिकमेंडेशन पर ये आए थे जो आए थे. तो उस सदस्य के खिलाफ, एक मिनट पूरा कर दूं मैं, उस सदस्य के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो. दूसरी बात सर, ये सदन को क्या कर लिया गया है, आपके परिसर को ग्रुप में हम जाते हैं, बाहर देखते हैं, कहते साहब हम आपके साथ नहीं, लेकिन हम इस वार्ड से आए हैं, हम इस एरिया से आए हैं. तो भाजपा सुनियोजित ढंग से राज्यसभा की मर्यादा का हनन कर रही है. इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं. So, ऑनरेबल कौन बोल रहे थे, मिस्टर सुशील कुमार मोदी. सभापति महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से ओबीसी विरोधी रही है और उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा और डॉक्यूमेंट्स के साथ कि 6 सितंबर 1990 को जब इसी सदन के अंदर 193 में डिस्कशन ऑन मंडल कमीशन लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी, तो उसमें तत्कालीन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राजीव गांधी, उनका मैं भाषण को कोट कर रहा हूँ. और मंडल कमीशन पर कह रहे हैं राजीव गांधी, टू मी इट इज़ ब्रेकिंग ऑफ माई कंट्री. ब्रेक ऑफ माई कंट्री may not be important to you. You have taken country to the edge of caste war. It is Raja Sahib, yani VP Singh, who's trying to divide our country on caste and religion. The Congress cannot stand by
and watch this nation being divided for the political convenience of one individual. Why are you dividing the country? और इतना ही नहीं सोती महोदय, ये भी कहा राजीव गांधी ने, हेस्टी डिसीजन मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, द कंट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. दिस विल कॉम्प्रोमाइज द गोल ऑफ कास्टलेस सोसाइटी and promote casteism. Government seeks to benefit the privileged among backward caste. They seek to exclude the backward Muslims, Christians, and Sikhs from the reservation benefits. Mandal Commission has many constraints. It is based on flawed understanding of the social system. The Mandal Commission report should not be implemented in toto. ये राजीव गांधी कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू न किया जाए. The Mandal Commission report is not scientific, not technically sophisticated, and is not even academically sound. Caste cannot be sole definer of backwardness. जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछड़ा विरोधी हैं, उनका चरित्र क्या रहा सवती महोदय, और मैं ऑथेंटिकेट उनकी स्पीच को सदन के अंदर आप कहेंगे तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ. इतना ही नहीं सवती महोदय, मैं एक पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको भी आप कहेंगे मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूँ. ये देश के मुख्यमंत्रियों को एक प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा था, और पत्र लिख रहे हैं, मैं उसकी 4 लाइन पढ़ रहा हूँ. माई डियर चीफ मिनिस्टर्स, दे SC and ST, they deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything. But if you go in for reservation on communal and caste basis, we swamp the bright and able people and remain second-rate or third-rate. और ये कौन थे साथी महोदय लिखने वाले, मैं आगे एक लाइन और पढ़ना चाहूँगा. It has amazed me to learn that even promotion are based sometimes on communal and caste consideration. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी ने 27 जून 1961 को देश के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ने का काम किया है. Put it on the table of the house. जी, मैं तैयार हूँ रखने के लिए. सवती महोदय, जो लोग ये कहते हैं कि इसमें OBC रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं है, मैं उन लोगों से कल ये पूछना चाहता हूँ कि जो 2010 में जब आपने बिल पेश किया था संसद के अंदर, तो आपने क्या उसके अंदर प्रावधान किया था? आपने उस समय OBC आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? जब 76 और 77th अमेंडमेंट जो पंचायत और नगर निकाय के अंदर SC ST के रिजर्वेशन के लिए जो बिल आया, उसमें आपने, और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया, उसमें आपने OBC आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया? उपसभापति महोदय, OBC आरक्षण तो बहाना था, महिला बिल रोकना ये असली निशाना था. हर एक को ये डर था कि हमारी सीट का क्या होगा. सती महोदय, कल अमित शाह जी ने भी लोकसभा में बताया कि संविधान 3 प्रकार की श्रेणी का ही इजाज़त देता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जनरल, और इन्हीं 3 के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है. हम किसी नई श्रेणी को नहीं दे रहे. लोकसभा और विधानसभा में कभी भी OBC आरक्षण नहीं रहा है. जब महात्मा गांधी अमन अनशन पर बैठे थे पूना पैक्ट के लिए, वो भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा था. पिछले करीब 90-100 साल में जब भी आरक्षण मिला है SC और ST को लोकसभा और विधानसभा में, कभी भी OBC को लोकसभा और विधानसभा में कभी आरक्षण नहीं दिया गया. सती महोदय, बिना आरक्षण के भी आज बड़ी संख्या में OBC के लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं. मैं अपने राज्य बिहार का उदाहरण देना चाहूँगा. 40 MPs हैं बिहार के, जिसमें 19 MPs OBC समाज के हैं. ये तो बिना आरक्षण के कि 19 MP बिना आरक्षण के जीत कर आते. और सती महोदय, कल अगर आरक्षण लागू, जिसमें 19 MPs OBC समाज के हैं, ये तो बिना आरक्षण के कि 19 MP बिना आरक्षण के जीत कर आते. और सती महोदय, कल अगर आरक्षण लागू हो गया तो जिन सीटों पर आज हम OBC पुरुष को टिकट दे रहे हैं, तो वहाँ तो महिला को टिकट देंगे, वहाँ तो पुरुष को टिकट नहीं देंगे, महिला OBC महिला को हम टिकट देंगे. प्लीज कंक्लूड. जी, कंक्लूड. 2-3 मिनट और सर. इसलिए मैं
मैं आपसे ये कहना चाहूंगा और मैं एक चीज और आग्रह करना Your चाहूंगा other speakers will lose time. कि झारखंड Okay, के अंदर बिना ओबीसी आरक्षण दिए पंचायत का चुनाव करा दिया गया, जहां पर कांग्रेस के 4 एमएलए हैं, आरजेडी के 1 एमएलए हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, कभी आपने पूछा वहां के मुख्यमंत्री से कि पंचायत के इलेक्शन आपने बिना ओबीसी आरक्षण दिए कैसे करा दिया? लोकल बॉडीज का इलेक्शन वो इसलिए रुका हुआ है कि आज तक उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया है। सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार में 76 मंत्री हैं, जिसमें 26 ओबीसी हैं। ये कुल 35% ठहरता है, जो एक रिकॉर्ड है। और जो लोग कहते हैं कि ओबीसी विरोधी, उनको मैं इतना ही बता दूं, इसके पहले 2 प्रधानमंत्री बने ओबीसी समुदाय से, श्री HD देवगौड़ा और श्री चौधरी चरण सिंह। लेकिन उन दोनों को, देवगौड़ा 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह तो संसद का मुंह भी देख नहीं पाए। किसने उनकी सरकार को गिराया? कांग्रेस ने उनकी सरकार को गिराने का काम किया। और देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में पहली बार 75 साल में कोई पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। महोदय, इन लोगों ने सीताराम केसरी के साथ, इन लोगों ने सीताराम केसरी जो एक समय में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? उनको नीच कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको दौड़ा दौड़ा कर बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। सती महोदय, 2015 में सती महोदय 2015 में जब राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के ऑनरेबल मेंबर गए, सुशील जी, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील जी, मिस्टर सुशील कुमार जी, प्लीज, honorable member, I have already directed you to put that document on the table of the House. Now what you have stated, carrying facts which are being disputed, you will authenticate them. Yes, मैं करूंगा सती। And do it during course of the day. During course of the day. और सभापति महोदय, जो लोग जातीय गणना की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, चिदम्बरम साहब अभी सदन में नहीं है, मैं कोट करना चाहूँगा। 7 May 2010 when चिदम्बरम साहब वाज होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने क्या कहा? सती महोदय, चिदम्बरम साहब ने संसद में जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा, तो चिदम्बरम को मैं कोट कर रहा हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द क्वेश्चन रिलेटिंग टू कास्ट other than scheduled caste and the scheduled tribe was not included. Caste was not included in the last census of 2001. चिदम्बरम साहब का ये बयान है कि एज ए पॉलिसी, और मैं उसका डॉक्यूमेंट है जो उनके स्पीच का पार्ट है, और उनका आज़ादी के बाद नीतिगत तौर पर SC ST के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं आपने कास्ट सेंसस करा लिया 2010 में? क्यों सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराना पड़ा? क्यों नहीं सेंसस एक्ट के तहत आपने करवाया? और चिदम्बरम ने यह भी कहा, RGI का मत था कि जनगणना के साथ जातीय गणना कराने में अनेक लॉजिस्टिक और व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, और इसे जनगणना की पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। और यूपीए सरकार ने जनगणना 2011 के साथ कास्ट सेंसस की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कंक्लूड। 2 मिनट और सकते। और सती महोदय, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, जिसमें 5,000 करोड़ खर्च हुए, उसमें पता है सदन को कितनी जातियां दर्ज हुई? 46 लाख, जबकि देश में 1931 के अनुसार देयर आर ओनली 4147 कास्ट, लेकिन 46 लाख कास्ट पर इन्यूमरेटेड इन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसलिए सभापति महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी हैं जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। जो उन्होंने कहा वो करके दिखलाया, और इसलिए फूलोदेवी नेतम नहीं कर सकता था जो उन्होंने महिलाओं को 33% का जो
श्रीमती फूलो देवी नेतम।